माइक आप लोग अपना बंद कर लीजिए। प्रायिकता की सबसे पहले हमने आपको डिफिनीशन बताई थी कि प्रायिकता का मतलब जब हम लोग कहीं कुछ संभावनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, कोई भी संभावनाएं दी जाए तो उनके बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं तो वहां पे एक कुछ चांस बनने, कुछ संभावनाएं बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक। और उनका जब हम लोग मैथमेटिकल मेजरमेंट करते हैं, गणितीय रूप में जब उनको हम लोग पढ़ते हैं तो क्या कहलाता है, आपका प्रोबेबिलिटी कहलाता है, ठीक। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देखिए, कहा गया कि संभावनाओं के गणितीय रूप को प्रायिकता कहते हैं, ठीक। संभावनाओं के गणितीय रूप को हम लोग प्रायिकता कहते हैं। जो संभावनाओं का गणितीय रूप होता है उसको हम लोग प्रायिकता कहते हैं। मतलब कोई भी संभावना है उसको जब हम लोग गणित में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जब उसको मैथमेटिकल पोर्शन में रिप्रेजेंट किया जाता है, गणित के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। गणित का मतलब आप जानते भी हैं कि जैसे गणित के ऑपरेशन जो होते हैं, उन ऑपरेशन के थ्रू जब लिखा जाता है, जो उसकी संक्रियाएं होती हैं, संक्रियाओं के अकॉर्डिंग जब लिखा जाता है उन संभावनाओं को, तो वही जो हमको प्राप्त होता है क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है। यानी संभावनाओं के गणितीय रूप को ही हम लोग प्रायिकता कहते हैं। आई बात समझ में। अब संभावनाएं आपकी दो तरीके से बनती थी। हमने बताया था कि संभावनाएं आपकी दो तरीके से बनती थी। जैसे कहा जाए, आप देखे भी होंगे, आवाज फंस रही है, चलिए ठीक है। जैसे आप देखे होंगे, देखिए दो स्थितियां आपने देखा है। एक स्थिति तो आपने ये देखी होगी कि गणित की जो कई शाखाओं के अंतर्गत जब हम लोग अध्ययन करना शुरू करते हैं प्रायिकता का, तो आपने देखा कि जैसे किसी व्यक्ति का अगर मान लीजिए गला काट दिया जाए, ठीक, किसी व्यक्ति का गला काट दिया जाए तो पक्का है कि वो मर जाएगा, ठीक। तो एक स्थिति तो ये बनी, यानी आपको रिजल्टेंट क्या मिल रहा है कि वो मर जाएगा। दूसरी स्थिति ये बनी कि किसी व्यक्ति को मारा जाए, ठीक, किसी व्यक्ति को मारा जाए तो वो मर भी सकता है और नहीं भी मर सकता है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन आ रहा है, भाई वो मर भी सकता है, नहीं भी मर सकता है। जैसे आप चलिए और देखते हैं, सिक्के को आप, जो कॉइन्स होते हैं आपके, सिक्के को आप उछालते हैं, तो सिक्के को जब उछालते हैं तो हेड या टेल दोनों साइड में होते हैं, और उछाल दिया जब आपने तो आपको ये नहीं पता होता है कि हेड आएगा कि टेल आएगा, लेकिन आएगा उन दोनों में से कोई एक ही, चाहे आपका हेड आ जाए या आपका टेल आ जाए, लेकिन कंफर्म नहीं पता होता है कि हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। तो अब स्थितियां दो बनना शुरू हो गई। एक स्थिति आपका कि कंफर्म है कि इसका परिणाम, इसका रिजल्टेंट यही आएगा। दूसरी स्थिति आपकी हो गई कि कंफर्म नहीं है, रिजल्टेंट के बारे में तो पता है आपको कि रिजल्टेंट क्या आएगा, लेकिन कंफर्म नहीं है कि यही रिजल्टेंट आएगा, यही परिणाम आपको आएगा, ठीक है। तो दो तरीके से हम लोग प्रोबेबिलिटी में ट्रायल करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट आपका जो होता है जिसमें रिजल्ट कंफर्म होता है, उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग निर्धारणात्मक यानी या निश्चयात्मक कहते हैं, जिसका रिजल्टेंट आपको कंफर्म है। और दूसरा ये होता है कि उसका रिजल्ट तो पता होता है कि यही आएगा, ठीक, या तो हेड आए या तो टेल आए, इन दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर आएगा। लेकिन स्थितियां ये बनती हैं कि आप कंफर्म नहीं बता सकते हो कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, ठीक। तो इसको हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी एक्सपेरिमेंट दो होते हैं आपके, पहला आपका होता है डिस्टिलिट या डिटर्मिनिस्टिक या निश्चयात्मक, लिखिए, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है।
निश्चयात्मक, ठीक, जिसमें आपका निश्चित हो, यानी जो परिणाम हो वो निश्चित हो, निश्चित परिणाम, ठीक, तो वो आपका निश्चयात्मक के अंतर्गत देखा जाता है। और दूसरा आपका जो होता है उसे कहा जाता है यादृच्छिक, यादृच्छिक, ठीक, जिसमें आपका परिणाम पता हो लेकिन निश्चित ना हो, ठीक, परिणाम आपका पता हो लेकिन निश्चित ना हो, और इसी को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और हमको प्रोबेबिलिटी में रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में ही पढ़ना होता है, ठीक, रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में ही पढ़ना होता है। केवल आप जानिए कि जिसमें परिणाम आपका निश्चित हो, आपको पता हो कि हाँ हम अभी ये करेंगे तो यही मिलेगा, ठीक, तो वहां आपका निश्चयात्मक परीक्षण होता है, वो परीक्षण आपका निश्चयात्मक परीक्षण कहलाता है। लेकिन जहां आपको ये पता हो कि हाँ यह मिल सकते हैं, लेकिन कंफर्म ना बता सके आप कि यही मिलेगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा, ठीक। तो आइए हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ना हमको, जो इसका मेन टॉपिक है रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट मेन टॉपिक जो इसका है, यादृच्छिक, यादृच्छिक या यादृच्छिक परीक्षण, जिसे कहा जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक, यादृच्छिक परीक्षण, इसको हम लोग यादृच्छिक परीक्षण भी कहते हैं, इसको हम लोग प्रोबेबिलिटिकल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, प्रायिकतात्मक परीक्षण भी कहते हैं, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इससे हम लोग बात करते हैं। किसी भी परीक्षण में, ठीक, कोई भी परीक्षण आपका है, कोई भी ट्रायल आप कर रहे हैं, किसी भी परीक्षण में परिणाम के बारे में जानकारी हो लेकिन उसकी निश्चित भविष्यवाणी आप ना कर सके, ठीक, यानी ऐसा परीक्षण जिसके परिणाम के बारे में, जिसके परिणाम निश्चित हो लेकिन, या परिणाम के बारे में, परिणाम के बारे में जानकारी हो, जानकारी हो लेकिन परिणाम की निश्चित भविष्यवाणी, परिणाम की निश्चित भविष्यवाणी ना की जा सके, ना की जा सके, ठीक, तो आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। ठीक, मतलब देखिए ऐसा परीक्षण जिसके परिणाम के बारे में जानकारी हो, ठीक, लेकिन परिणाम की निश्चित भविष्यवाणी ना की जा सके, तो उसे हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे आप जानते हैं, जैसे सिक्के को उछालना, जैसे सिक्के को उछालना, अब भाई सिक्के को जब आप उछालेंगे तो आपको पता है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये दो चीजें आपको कंफर्म है, लेकिन यह नहीं कंफर्म है कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। आई बात समझ में? ये चीज तो कंफर्म है कि हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन यह नहीं कंफर्म है कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, ठीक है। लेकिन ये कंफर्म है कि हेड या टेल दोनों में से कुछ ना कुछ तो आएगा, लेकिन ये नहीं कंफर्म कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। तो सिक्के को उछालना रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। ऐसे आप
डाइस को थ्रो कीजिए, जो पासा होता है, पासे को फेंकना, पासे को फेंकना, ये भी आपका क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। जैसे पासा आप देखते हैं ना लूडो वाला, उसको जब आप देखते हैं तो उसमें 6 फलक होते हैं, 6 आयताकार फलके होते हैं जिसे फेसेस कहा जाता है। उसमें 6 फेसेस होती हैं और प्रत्येक पर किसी पर 1 तो किसी पर 2, किसी पर 3, 4, 5 और 6 तक अंक रहते हैं। अब आप जब लूडो के पासे को आप डाइस को थ्रो करते हैं, पासे को फेंकते हैं, तो आपको ये नहीं पता होता कि 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, ठीक। लेकिन एक चीज आप जानते हैं कि 1 से लेकर 6 तक ही अंक आ सकते हैं। आई बात समझ में? 1 से लेकर के 6 तक ही अंक आ सकते हैं। कन्फर्म ये नहीं है कि 1 ही आएगा, 2 ही आएगा, 3 ही आएगा, लेकिन उसी में से कोई ना कोई अंक आएगा, ठीक। तो पासे को फेंकना भी आपका क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक। पासे को फेंकना, सिक्के को उछालना रैंडम एक्सपेरिमेंट है। कोई भी एक आपकी ताश की गड्डी तो आप देखे ही होंगे, उसमें से कोई एक पत्ता खींचते हैं तो ये खींचना भी रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। तो ऐसे बहुत रैंडम एक्सपेरिमेंट के कई हैं, ध्यान रखिएगा। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप बॉल लिए होते हैं, बॉल गेंद को देखे हैं ना, उसको आप किसी पत्थर पर फेंकेंगे, पत्थर पर किसी पटकिए, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। कोई भी आपसे पूछ सकता है, किसी बॉल को आप लिए हैं, उसको पत्थर पर आप फेंकिए या पत्थर पर आप पटकिए, तो जैसे आप पटक देते हैं ना उठा के, तो आप देखिए ऊपर जाएगा, उसके बाद आपको ये कंफर्म पता है कि वो ऊपर से नीचे जरूर आएगा, ठीक। तो ये आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, ठीक। यानी अगर उसके परिणाम की निश्चित भविष्यवाणी आप कर सके, बता सके कि ये आएगा, तो वो है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। बाकी कंडीशन में रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। तो इतना बात समझ में आई। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि हम किसी पत्थर पर, जमीन पर बाल को फेंक रहे हैं, ठीक। तो अब आपको पता, बाल को फेंकेंगे, रबड़ को फेंकेंगे तो ऊपर जरूर उठेगा, और ऊपर उठने के बाद ये भी पता है कि ऊपर में उठेगा, और दूसरी स्थिति ये भी पता है कि ऊपर से नीचे आएगा, ये भी कंफर्म है। तो गेंद को किसी पत्थर पर मारना या गेंद को किसी पत्थर के ऊपर फेंकना, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होता। आई बात समझ में? अपने माइक को आप ऑफ कर लीजिए, अपने माइक को आप ऑफ कर लीजिए, जिसका भी माइक ऑन है। तो इतना तो समझ में आपके आया ही होगा, इतना तो आपके समझ में आया ही होगा, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अब अगले कंडीशन पर आते हैं कि जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट आप करना शुरू किए, ठीक है, तो इसमें जो भी आपकी निश्चित भविष्यवाणी, इसके जो रिजल्टेंट होंगे, जो परिणाम आएंगे, तो उन परिणामों के समुच्चय को हम लोग सिंपल स्पेस कहते हैं। आई बात समझ में? देखिए अगला टॉपिक जो आएगा, हाँ अगला टॉपिक जो आएगा, देखिएगा अगला टॉपिक आएगा प्रतिदर्श समिष्ट, प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या होता है? कभी भी जब आप रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि प्रायिकता में रैंडम एक्सपेरिमेंट ही पढ़ेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो आपको रिजल्टेंट मिलता है, जो आपको आउटकम्स मिलता है, जो आपको परिणाम मिलते हैं, उन परिणामों का जो समुच्चय होता है, ठीक, उन परिणामों को इकट्ठा कर लीजिए आप, और परिणामों का जो समुच्चय होगा, संग्रह होगा, कलेक्शन होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिदर्श समिष्टि कहते हैं। आई बात समझ में? उसे हम लोग प्रतिदर्श समिष्टि कहते हैं। यानी किसी
रैंडम एक्सपेरिमेंट में आने वाले परिणामों के समुच्चय या संग्रह को, ठीक, समुच्चय को सैंपल स्पेस कहते हैं, ठीक। और इसे सामान्यतः स्मॉल यस से प्रदर्शित करते हैं, आई बात समझ में। कभी भी आप रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, जो उसके परिणाम होते हैं उनका जो समुच्चय होता है, उनका जो संग्रह होता है, उनका जो कलेक्शन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे आप यहां देखिए, मान लीजिए एक सिक्के को फेंक रहे हैं आप, एक सिक्के को उछालना, एक सिक्के को जब आप फेंक रहे हैं तो आपको पता है ये कॉइन्स है, ये सिक्का है आपका, ठीक, ये कॉइन है आपका। इसमें दो तरीके से रिजल्टेंट मिल सकता है, या तो इसमें हेड आ सकता है, ये आप पढ़े हैं ईयर्स में भी, और या तो इसमें आपका टेल आ सकता है, ठीक। दो स्थितियां मिल सकती है, या तो हेड मिल सकता है, दूसरा या तो टेल मिल सकता है। तो अब आप इन्हीं को एक मझले कोष्ठक में यानी करली ब्रैकेट में हेड है और एक टेल है, तो इन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल स्पेस कहेंगे, ठीक है। इसको तो हम लोग कहेंगे सिंपल स्पेस, ठीक। जो आपका यस है, हेड आया और टेल आया, एक सिक्के को जब आप उछालते हैं, एक सिक्के को जब आप फेंकते हैं, तो जो भी आपका माइक ऑफ कर लीजिए, थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है, बिल्कुल नया चैप्टर है, ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है। प्रतिदर्श समिष्टि क्या होता है, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में परिणामों के जो समुच्चय होते हैं, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसमें जो परिणामों के समुच्चय होते हैं उन्हें हम लोग सिंपल स्पेस कहते हैं, ठीक। जो परिणामों के समुच्चय होते हैं उनको हम लोग सिंपल स्पेस कहते हैं, और इसे सामान्य तौर पे स्मॉल एस से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे एक सिक्के को आप जब उछालते हैं, ठीक, एक सिक्के को जब आप उछालते हैं तो आप देखिएगा कि उस सिक्के में केवल दो स्थितियां आपकी आ सकती हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, दो स्थितियों के अलावा तीसरी स्थिति नहीं आ सकती, ठीक। या तो हेड आ सकता या तो टेल आ सकता। अब इन दोनों स्थितियों को आप पकड़िए, दोनों रिजल्टेंट को आप पकड़िए और करली ब्रैकेट में रखेंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वो आपका क्या कहलाएगा, सिंपल स्पेस कहलाएगा, ठीक। और दूसरी स्थिति, ये जो आपका एच आया, हेड आया, टी टेल आया, ये दोनों अलग अलग सिंपल इवेंट कहलाएंगे, ठीक है। जहां एच व टी अलग अलग एक सिंपल इवेंट कहलाते हैं, एक सिंपल इवेंट कहलाते हैं, ठीक। यानी जो एच है आपका और जो आपका टी है, यानी जो हेड आया और टेल आया, ये अलग अलग एक आपकी प्रतिदर्श घटनाएं कहलाती है, ठीक। आई बात समझ में। यानी सिंपल स्पेस क्या होता है, ठीक, घटनाएं क्या होती है, इवेंट क्या होता है, ये आपके समझ में आया होगा। अब इसी में कोई आपसे कहे कि इसमें नंबरिंग होके आता है, नंबरिंग होके सिंपल स्पेस में नंबरिंग करके आता है, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, कितनी घटनाएं कुल आएंगी, तो इसमें देखो कितने लोग उपस्थित हैं, एक और एक, दो लोग, ठीक। तो इसी को हम लोग नंबर ऑफ सिंपल स्पेस पढ़ते हैं और दो लिखते हैं,
नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, यानी किसी सिंपल स्पेस में उपस्थित अवयवों की संख्या ही उस सिंपल स्पेस की संख्या कहलाती है। किसी सिंपल स्पेस में उपस्थित अवयवों की संख्या यानी एलिमेंटों की संख्या ही सिंपल स्पेस कहलाती है। ये देखिए, जितनी संख्या है वही क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कहलाएगा। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप देखिए, सिंपल स्पेस की स्थिति आपने सीख ली होगी, सिंपल इवेंट की स्थिति आपने सीख लिया होगा। एक चीज और ध्यान में रखना है, किसी भी चीज की प्रायिकता निकालने के लिए, कोई भी इवेंट हो, कोई भी घटना हो, उसकी प्रायिकता निकालने के लिए ध्यान रखना है कि प्रायिकता का जो मान आएगा, प्रायिकता का जो मान आएगा वो 1 से कम या बराबर और 0 से ज्यादा या बराबर आएगी। यानी प्रायिकता की जो लिमिटेशन होती है, किसी भी चीज की, कोई भी आपसे कहा जाए कि इसकी प्रायिकता निकालिए, तो उसकी जो लिमिटेशन होती है 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक, किसी भी चीज की जब आप प्रायिकता निकालेंगे भैया, तो उसका मान 0 और 1 के बीच में आएगा। 1 से ना तो ज्यादा हो सकता है, ठीक, और 0 से आपका कम नहीं हो सकता, यानी निगेटिव में नहीं हो सकता। आई बात समझ में? कहीं अगर देखिए किसी चीज में कहा जाए कि इसकी प्रायिकता 1.5, आप खट से काट दीजिए कि सवाल गलत है। ठीक, कहीं देखिए -5 है, खट से काट दीजिए कि सवाल गलत है आपका। ठीक है, यानी प्रायिकता का जो मान है वो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक, अगर ये आ गया कि प्रायिकता का मान 0 हो गया तो उसे हम लोग असंभव घटना कहते हैं, असंभव घटना कहते हैं, यानी इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, उसे हम लोग असंभव घटना कहते हैं। और 1 अगर आ गया तो उसे हम लोग निश्चित घटना कहते हैं, उसको हम लोग निश्चित घटना कहते हैं, यानी सर्टेन इवेंट कहते हैं। ठीक, अगर 1 आ गया और 0 आ गया तो उनका स्पेशली नाम हो जाता है, एक का नाम हो जाता है असंभव घटना और दूसरा का नाम हो जाता है निश्चित घटना। आई बात समझ में? तो ये तो इतना आप जान ही गए। अब प्रायिकता का जो गणितीय रूप होता है उसको आप देखिए। प्रायिकता का गणितीय रूप जो आपके इसमें है उतना ही मैं बताऊंगा आपको। प्रायिकता का गणितीय रूप, जो इसका गणितीय रूप होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? गणितीय रूप, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक, प्रायिकता का जो गणितीय रूप होता है, जैसे मान लीजिए कोई काम आप करना, कोई एक्सपेरिमेंट आपने करना शुरू किया, ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट आपने करना शुरू किया और उस एक्सपेरिमेंट में आपको पता है कि घटनाएं क्या आएंगी, ठीक, और सिंपल स्पेस क्या आएगा, ये पता चल गया, तो उसकी प्रायिकता को हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ उस इवेंट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं, माना कोई घटना है, इवेंट फॉर ई, कोई घटना ई है, ठीक, तो आपसे इसे पूछेगा कि इस घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? तो घटना आपका ई है, यानी इसकी प्रायिकता को P ऑफ ई से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट, कितनी घटनाएं आपकी पॉसिबल है, और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, कितनी टोटल घटनाएं, कितनी घटनाएं आपकी पॉसिबल है और कितनी टोटल घटनाएं हैं, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक, जैसे आप देखिए, अभी हमने आपको बताया, जैसे एक सिक्के को आपने उछाला, ठीक, एक सिक्के को आपने उछाला
तो आपने कहा कि जो सिंपल स्पेस बना वो आपका आया भैया यह हेड एंड टेल, वो आपका मिला हेड और टेल। यानी अब यहीं से नंबर ऑफ सिंपल स्पेस तो आपको मिल ही गया, कितना आया 2 आया। अब आपसे पूछ ले केवल कि एक हेड आने की प्रायिकता, एक या केवल कह दे आपसे कि हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता क्या होगी आपसे ये पूछ लिया जाए। तो अब यहां आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ हेड कितने हैं। देखिए एक बार है ना, नंबर ऑफ जो हेड आया वो एक बार तो है, यानी नंबर ऑफ हेड इज इक्वल टू 1 बार। ठीक, अब प्रायिकता पूछ रहा है तो ऐसे आप निकालेंगे, फार्मूला आपके पास तो है ही कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड बाई नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड बाई नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। अब नंबर ऑफ हेड कितना आया है 1 आया है, तो 1 आया, और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना है 2 है, तो 1/2 हो गया। ठीक, हेड आने की किसी एक सिक्के को आप उछालिए और हेड आने की प्रायिकता अगर आप पूछिए तो कितना आएगा 1/2 आएगा। इसी प्रकार अगर कोई आपसे पूछ ले टेल, तो टेल भी कितनी बार आया है 1 बार, तो टेल आने की प्रायिकता भी आपकी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ टेल बाई नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, ये भी आपका 1/2 ही आएगा। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि हेड आने की प्रायिकता तो 1/2, अगर टेल आने की प्रायिकता तो भी आपका 1/2 ही आएगा। आई बात समझ में?